नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉर्न होके प्लीज में बात होगी मासूमों के लिए घातक बन रही खराब हवा की। सियासी ढाबा में बिहार के बाहुबली नेता की जेल से हुई रिहाई पर गरमाई राजनीति दिखाएंगे, तो सोशल अड्डा में करेंगे पैसों और खुशियों के कनेक्शन पर मंथन, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे केरल को वाटर मेट्रो वाली सौगात। शुरुआत करते हैं न्यूज पथ पर सफर की। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड में केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खोले गए। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में भक्त जुटे। कपाट खुलते ही पूरा धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस पवित्र मौके पर आर्मी बैंड की धुन ने अलग ही समा बांधा। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। केदारनाथ के बाद अब गुरुवार को बद्रीनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे। शंकर महादेव की जय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पहुंची, जहां उन्होंने क्लोनिंग से पैदा हुई गाय को देखा, साथ ही वैज्ञानिकों की तारीफ की। इस मौके पर वहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री खट्टर भी मौजूद रहे। इस गाय को गंगा नाम दिया गया। ये क्लोनिंग के जरिए पैदा हुई गिर नस्ल वाली देश में पहली गाय है। मार्च में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को ये बड़ी कामयाबी मिली थी। इसे गायों के क्लोन क्षेत्र में बड़ी क्रांति बताया गया, क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी के दूध के उत्पादन में भी काफी इजाफा होगा। गिर गाय भारत की देसी गायों की एक प्रसिद्ध नस्ल है, जो खास तौर पर गुजरात में पाई जाती है। ये दूसरी गायों की नस्लों की तुलना में बहुत ज्यादा सहनशील होती है। कहा जाता है कि ये ज्यादा तापमान और ठंड आसानी से सहन कर लेती है। इन देसी गायों गिर की ब्राजील, अमेरिका और मेक्सिको समेत कई देशों में काफी डिमांड है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संत ने मंदिर में पर्यावरण बचाने के लिए खास पहल की। काठिया बाबा ने बरगद के पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ पर ही अपनी कुटिया बना ली। खास बात यह रही कि इसके निर्माण में पेड़ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, इस कुटिया में राधा कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसके अलावा आश्रम में आने वाले दूसरे संतों के विश्राम के लिए भी बांस से कुछ कुटिया बनाई गई हैं। श्रद्धालु इस कुटिया को भीलवाड़ा का वृंदावन कहकर भी पुकारते हैं। राजस्थान के भरतपुर में नदबई नगर पालिका में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रताप फौजदार समेत कई हास्य कलाकारों और कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम का लोगों ने काफी लुत्फ भी उठाया। चेयरमैन की पोजीशन बड़ी विचित्र होती है। चेयरमैन को ऐसे ऐसे आदमियों के सुबह सुबह मुंह देखने पड़ते हैं कि जिनके घर वाले नहीं देखते। आते कह रहे कहा साहब नाली भरी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छात्र छात्राओं के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्स आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। उन्हें कंप्यूटर से जुड़ी बारीक जानकारी दी गई। इन छात्रों ने बताया कि उन्हें इस कोर्स से काफी कुछ सीखने को मिला। अब ये रोजगार हासिल करने में भी बड़ी मदद करेगा। इस कोर्स के बाद इन छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट भी दिए गए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास हो क्या रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर बच्चों से जुड़ी हुई है, जिनको खराब हवा से बड़ा खतरा है। खराब हवा यानी धूल और धुएं वाली हवा, जिसमें टॉक्सिक कण होते हैं। सांस लेते वक्त ये कण अगर किसी नवजात या फिर छोटे बच्चे के दिमाग में चले जाएं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। नई स्टडी में दावा यह किया गया है कि ऐसी खराब हवा की वजह से ही बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखने और समझने की उनकी क्षमता पर असर होता है और आगे चलकर उनकी कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो बच्चों की सेहत से जुड़ी इस
स्टडी को देखते हुए जरूरी है कि हम सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। अपने बच्चों से हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि वो बड़ा होकर चांद सूरज की तरह जगमगाए, पढ़े लिखे, खेले और खूब नाम कमाए। लेकिन ये तब होगा जब इन बच्चों का मानसिक विकास सही होगा, चीजों को देखने, समझने और सीखने की उनकी क्षमता ठीक तरह से बढ़ेगी, तभी तो उसकी प्रतिभा निखरेगी। वैसे तो बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए आमतौर पर काला टीका लगा दिया जाता है, लेकिन उस खराब हवा के बारे में कोई नहीं सोचता जिसमें बच्चा सांस ले रहा है। धूल और धुएं से भरी ये हवा छोटे बच्चे के दिमाग पर क्या असर कर रही है, हम इससे बेखबर हैं। जबकि सच्चाई ये है कि प्रदूषण नवजात और छोटे बच्चों के लिए बेहद घातक है। ये दावा अमेरिका की ईस्ट एंजेलिया यूनिवर्सिटी की भारत में की गई एक स्टडी में किया गया। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे प्रदूषण को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं भारत में नवजात और छोटे बच्चों को लेकर की गई ईस्ट एंजेलिया यूनिवर्सिटी की स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक खराब हवा का नवजात और 2 साल तक के बच्चों के देखने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। खराब हवा से बच्चों के सतत मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है, यहाँ तक कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्टडी के अनुसार हवा में मौजूद बेहद छोटे कण सांस के जरिए नवजात या छोटे बच्चे के दिमाग तक जाते हैं और वहां असर करना शुरू करते हैं। इनकी वजह से न सिर्फ मानसिक विकास पर असर पड़ता है, बल्कि बच्चे के बर्ताव और भावनाओं से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। असल में जन्म लेने के बाद 2 साल तक बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित होता है और इसी समय दिमाग हवा में शामिल जहरीले तत्वों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। नई स्टडी के अनुसार भारत में बच्चों के मामले में ये समस्या गंभीर नजर आती है। गांवों में खाना बनाने के लिए उपले या लकड़ी जलाने की वजह से हवा जहरीली होती है, तो शहरों में ट्रैफिक की वजह से होने वाले प्रदूषण की चुनौती है और इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रदूषण से बच्चों की मेंटल ग्रोथ धीमी हो जाती है, साथ ही बच्चों की लंग्स ग्रोथ धीमी हो सकती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और अस्थमा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बचपन में प्रदूषण का घातक असर बड़े होने पर चिंता और अवसाद में नजर आता है। हवा साफ रहे, इसके लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन बच्चों को उसके असर से बचाने के लिए कुछ जरूरी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। पानी की वजह से शरीर टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल पाता है। जहां तक मुमकिन हो बच्चों को मास्क पहनाएं। बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करें और हैवी ट्रैफिक में बच्चों को ले जाने से बचें। बच्चों के मानसिक विकास पर कोई असर न पड़े, इसके लिए धूल और धुएं वाली खराब हवा से उनको बचाना बेहद जरूरी है। इसे लेकर लोग जागरूक बने, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खराब हवा बच्चों के दिमाग और दूसरे अंगों पर क्या असर डालती है, इसे हमने समझा डॉक्टर सुमित शर्मा से। पॉल्यूशन का रिलेशनशिप अगर बहुत छोटे बच्चों से देखा जाए या इन जनरल बच्चों से देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 5 साल की उम्र तक 95% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो पॉल्यूशन से अभी तक ऐसे सीधा डायरेक्ट जो रिलेशन है वो मेंटल हेल्थ का तो बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है। कुछ स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन की जो इंसिडेंसेस हैं वो छोटे बच्चों में या जो टीनेज हैं उनमें बढ़ सकती हैं और मोर फ्रीक्वेंट साइकियाट्रिक विजिट्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बहुत छोटे बच्चों में पॉल्यूशन से सीधे मेंटल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है इसके लिए अभी और स्टडीज होनी है। हाँ, फिजिकली जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ सकता है, स्पेशली लंग्स के डेवलपमेंट में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इरिटेशन हो सकता है और जो चीजें आगे चल के और बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं। 5 साल के पहले जितने भी छोटे बच्चे हैं, स्पेशली प्री टर्म्स में भी स्टडीज हैं, वो ये कहते हैं कि प्री टर्म्स में भी जो बच्चा अभी पेट में है उसका डेवलपमेंट ब्रेन का आगे चल के इफेक्ट हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन से एक्सपोजर होता है। तो लेकिन ये जो असर है ये शुरुआती दौर से लेके और बाद तक सभी टाइम में बराबर हो सकता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि इंसिडेंस के किसी एज एक ग्रुप में ज्यादा होगा।
प्रदूषण एक बड़ा मसला है, किसी भी उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है क्योंकि ये दिल दिमाग सभी को प्रभावित करता है। इसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि समस्या से निपटा कैसे जाए। पर्यावरणविद अनिल सूद से हमने बात की। वायु प्रदूषण बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन दोनों के लिए घातक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसलिए घातक है कि वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, जो कि नेसेसरली सिजेरियन होगी, नॉर्मल हो नहीं सकती। 10 में से 9 बच्चे आज भी टीटीएन बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उनके फेफड़े जो हैं वो या तो पूरी तरह डेवलप नहीं होते या उनमें पानी होता है। तो उस ट्रीटमेंट के लिए भी जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनका इम्पैक्ट तो बॉडी में रहेगा ही रहेगा। लगभग 93% बच्चे, छोटे बच्चे, 93% एक छोटी संख्या नहीं है, आज घातक प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। ये जो प्रदूषण है उनका दिमागी तौर से जो उनकी ग्रोथ है वो रोकता है। ये कारण है बच्चों में अस्थमा का, ये कारण है बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड होने का, और यही कारण है उनके लगातार बीमार रहने का। राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में दी चुनौती। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर और जानते हैं देश की कुछ और खबरें। बिहार में कानून में बड़ा बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिस पर वहां सियासी घमासान छिड़ गया। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 अपराधी जेल से रिहा हो जाएंगे। आनंद मोहन अपने बेटे की सगाई के लिए अभी पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। ये सगाई कार्यक्रम सोमवार को हुआ, इसी दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब वो नियमों में बदलाव के बाद स्थायी तौर पर जेल से रिहा हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने इस बदलाव पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार में बैठे लोग चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं। उधर राज्य सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत असम समेत देश भर में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इन प्रतियोगियों में महिलाओं की भी काफी भागीदारी रही। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। उन्होंने 500 में से 489 अंक यानी 97.8% अंक हासिल किए, जबकि वहीं महोबा के शुभ 12वीं के टॉपर बने। उन्हें 500 में से 489 अंक हासिल हुए। वहीं इस बीच अच्छी बात ये रही कि पिछले 30 साल में पहली बार न पेपर लीक की कोई घटना हुई, न ही कोई पेपर कैंसिल हुआ। इस बात से छात्र खुश हैं। उनका कहना है कि इससे आगे एडमिशन लेने में आसानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में भी चुनावी मैदान में होंगे। उन्होंने अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बाइडेन ने इसके लिए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं कमला हैरिस दोबारा उपराष्ट्रपति चुनाव में दावेदार होंगी। अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी तेज कर दिया है। वहां सीजफायर लागू होने के बाद भारत ने अपने नागरिकों का रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है और इसी अभियान के तहत भारतीयों का पहला जत्था सूडान के बंदरगाह से रवाना हुआ। अब ये भारतीय वहां से सऊदी अरब के जिद्दा लाए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास और नौसेना इस ऑपरेशन कावेरी में जुटे हुए हैं। अभी इस जत्थे में 278 भारतीय हैं और इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर गृह युद्ध की चपेट में आए सूडान से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। सूडान में सत्ता पर कब्जे के लिए जारी संघर्ष को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि सूडान में लड़ाकों ने एक सेंट्रल पब्लिक लैब पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से बेहद खतरनाक स्थिति बन गई है, क्योंकि इस लैब में पोलियो, खसरा और हैजा जैसी गंभीर बीमारियों के कई वायरस सैंपल्स रखे हुए हैं। सूडान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ने कहा है कि सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लैब पर एक गुट का कब्जा करने से बड़ा जैविक खतरा बन गया है। लैब में रासायनिक खतरों के अलावा पावर जनरेटर की कमी के कारण जैविक खतरे भी बहुत अधिक हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जैविक सामग्री को सुरक्षित करने के लिए टेक्नीशियंस लैब तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सूडान में हो रही हिंसक झड़प ने अस्पतालों और दूसरी जरूरी सेवाओं को ठप कर दिया है। सूडान में कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और वहां भोजन और पानी सप्लाई कम हो रही है। बमबारी के कारण पानी की पाइपलाइन प्रभावित हुई है, जिसके बाद कुछ लोगों को नील नदी का पानी पीने को मजबूर होना पड़ा है। सूडान में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे गुट 3 दिन के सीजफायर पर सहमत हो गए हैं ताकि विदेशी नागरिक सुरक्षित देश से बाहर जा सके। और न्यूज पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर भी ले लेते हैं। मंगलवार को शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 75 अंक ऊपर 60,131 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 26 अंक ऊपर 17,769 पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोना 440 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम सोने का दाम 60,580 रुपए रहा। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 60,140 रुपए था। वहीं चांदी के दाम 360 रुपए कम हुए। हालांकि 1 किलो चांदी की कीमत 75,240 रुपए रही। खबर है कि ब्रिटेन में पहला जगन्नाथ मंदिर बनेगा। उड़ीसा के एक ब्रिटेन स्थित अरबपति विश्वनाथ पटनायक ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया। उन्होंने लंदन में मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने वाली ब्रिटेन की एक धर्मार्थ संस्था को अक्षय तृतीया के मौके पर 250 करोड़ रुपए देने का वादा किया। ये भारत के बाहर किसी मंदिर को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। देश की प्रमुख वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बड़ा ऐलान किया। कंपनी के अनुसार अब केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए BS6 के दूसरे चरण को अनिवार्य करने के बाद कंपनी की सभी गाड़ियां इन्हीं नियमों के तहत अपग्रेड होंगी। कंपनी ने बताया कि उसकी सभी गाड़ियां अब कड़े उत्सर्जन मानकों यानी इमिशन नॉर्म्स के अनुरूप होंगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में एक बाहुबली नेता की सजा पूरी होने से पहले जेल से रिहाई पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उम्र कैद की सजा भुगत रहे आनंद मोहन सिंह को जेल से छोड़ने के सरकारी फैसले को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बात सवर्ण और खासकर राजपूत मतदाताओं की है। लिहाजा बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर तो है ही, लेकिन संतुलन के साथ ही निशाना भी साधा जा रहा है। बेटे की सगाई के साथ जेल से रिहाई। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के लिए सोमवार का दिन खुशियों का डबल डोज लेकर आया। इस खुशी में 4 चांद लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सरकार के मंत्री और जाने माने नेता भी मौजूद रहे। लेकिन सजा पूरी होने से पहले आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर बिहार में सियासत गर्मा गई। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में गेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने खत्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रखकर वो छोड़ दिया जाएगा। विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे हैं। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया है, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के मानने वाले
लोगों के लिए भी खुशी है। ये भी सियासत का गजब रंग है कि साल 1994 में जब गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, तब आनंद मोहन और लालू यादव एक दूसरे के खिलाफ थे। समय का चक्र बदला तो आनंद मोहन सिंह का परिवार आरजेडी के साथ हो गया। बेटा चेतन आनंद आरजेडी का ही विधायक है, जिसके साथ लालू के बेटे तेजस्वी यादव मजबूती से खड़े हैं। और कभी बिहार में सवर्ण राजनीति के सिंबल बन गए आनंद मोहन सिंह आज महागठबंधन के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यानी आनंद मोहन सिंह के मामले में तस्वीर 360 डिग्री घूम चुकी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के सवर्ण खासकर राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही महागठबंधन सरकार आनंद मोहन सिंह पर मेहरबान हुई है। 9 वर्ष में आजीवन कारावास पूरा हो जा रहा है, कहीं 14 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है और कहीं 16 वर्ष में होते हैं। तो एक रूपता का डिमांड, एक रूपता का निर्देश लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता रहा है राज्य सरकारों को कि जो लोग कोहराम मचा रहे हैं, अगर मैं कोर्ट चला जाऊं तो यह अवमानना का मामला बनेगा। मेरे मानहानि को तो छोड़िए। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। वैसे तो उम्र कैद की सजा पाए आनंद मोहन सिंह को अच्छे आचरण के आधार पर 6 साल पहले जेल से सरकार रिहा कर सकती थी, लेकिन पेच ये था कि ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में कैदी को ये राहत नहीं मिलती। लेकिन नीतीश सरकार ने उस नियम को हटा दिया और इसके बाद बाहुबली नेता की रिहाई का रास्ता खुल गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इसका क्रेडिट महागठबंधन सरकार को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी की समस्या ये है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो हमला करे तो किस पर करे। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। सारे लोग बोल चुके हैं, मोदी जी भी बोले हैं, पिछली बार बोल के गए, यहीं से बोले हैं कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, गले मिल करके। सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के लिए सवर्ण जाति के एक बाहुबली नेता की अहमियत क्या है, इसे भी समझ लीजिए। बिहार के कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। पूरे बिहार में राजपूत वोटों को गोलबंद करने में आनंद मोहन भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस रिहाई के गहरे सियासी मायने हैं। नेचर और सिग्नेचर अंतिम में ही समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रंगीन दूरदर्शन के हुए 41 साल पूरे। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में। ट्विटर के ब्लू टिक की खबरों के बीच शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन्होंने ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क से मजाक में नाराजगी जताई। अनुपम ने अपना ब्लू टिक छीनने पर लिखा कि वो अब टेस्ला की एसयूवी खरीदने का विचार कैंसिल कर रहे हैं। दूरदर्शन ने अपने रंगीन प्रसारण के 41 साल पूरे कर लिए। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन ने अपना रंगीन प्रसारण शुरू किया था। उससे पहले दूरदर्शन पर ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रसारण होता था। वैसे भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। उत्तराखंड रोडवेज में भी अब टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा। इसी के तहत सरकार का पहाड़ी इलाकों के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, राज्य के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि हर जिले में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी अब जल्द ही उत्तराखंड के पहाड़ों में भी सड़कों पर रोडवेज की हाईटेक बसें दौड़ती दिखाई देंगी। और न्यूज पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं। आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं।
सोशल अड्डा में आज का मुद्दा खुशी और पैसों के कनेक्शन से जुड़ा है। आमतौर पर कहा जाता है कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खुशहाली आएगी, लेकिन एक नई रिसर्च से ये बात गलत साबित हुई है। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी ने एक सर्वे किया है, जिसमें पता चला है कि जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा पैसा खुशहाली को कम करता है। इस रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा खुशी मिडिल क्लास में देखने को मिलती है। भारत में मिडिल क्लास लोगों की तादाद लगभग 30% है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि 2004-05 में भारत में मिडिल क्लास लोगों की संख्या करीब 14% थी, जो करीब 20 साल में दोगुनी हुई है। रिसर्च में देश की 30% मिडिल क्लास आबादी की सालाना आय को 5 लाख से 30 लाख माना गया है। भारत के लिए और खुशी की बात यह है कि साल 2047 तक इस मिडिल क्लास आबादी का प्रतिशत बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि देश की आजादी के 100 साल बाद भारत की खुशहाली दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। जाहिर है कि देश में गरीबों के उत्थान से जुड़ी योजनाएं ही उन्हें मिडिल क्लास में लाकर खुशहाल बना रही हैं, और मिडिल क्लास को ज्यादा सहूलियतें और राहतें मिलती रहेंगी तो इस कैटेगरी के लोग और ज्यादा खुशहाल होंगे। सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो देश का मिडिल क्लास ही तय करता है कि देश में कितनी खुशहाली है, और इस मुद्दे पर हमने सोशल अड्डा में कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की। देश का आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास, उसकी जेब में पैसा हो या ना हो, सरकार की जेब में मिडिल क्लास के लिए कोई योजनाएं हो ना हो, कोई राहत हो ना हो, लेकिन ये एक रिसर्च आई जो ये कहती है कि मिडिल क्लास देश में सबसे ज्यादा खुश है। क्यों इतना खुश हैं आप? देखिए, खुशी होने की तो बात है। मिडिल क्लास के पास लिमिटेड पैसा आता है, लिमिटेड पैसा खर्च हो जाता है। रात को चरपाई में आराम से सोता, पलंग का नाम नहीं लूंगा, पलंग पैसे वालों के पास होता है, वो पलंग के गद्दों में पैसे भी छुपाते हैं, नोट। मैं ये कहना चाहता हूँ, मिडिल क्लास एक ऐसा, सरकार ने उनके लिए, मिडिल क्लास के लिए जितना कार्य अब किया है अपने राज्य में, या मैं मोदी सरकार कह दूं, उन्होंने मिडिल को बहुत ऊपर उठाने की कोशिश करी और गरीब और किसान को भी उठाने की कोशिश करी है। तो यही बात है कि जेब में कुछ नहीं है इसलिए इतनी खुशी है, या फिर कुछ पाने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हैं, उस जद्दोजहद के बाद भी आराम से सो रहे हैं। क्यों खुश हैं? क्या सीक्रेट क्या है आप लोग का? देखिए, उसे एक तो ये होता है न कुछ पाने का गम है न कुछ खोने का गम है। उसके पास में लिमिटेड है, वो रूटीन में वर्क में चलता है कि मेरा रूटीन का काम चल रहा है और रूटीन में ही खुश है। पर जिसके पास ज्यादा होता है वो कहते हैं यार मेरा वो चला ना जाए कहीं से। अभी देखिए, अतीक अहमद की बात कर लें तो उसके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति, तो उस पर झटके लगने तो जरूरी थे। न घर है, न गाड़ी है, न पैसा है, किस बात की खुशी है? तो देखिए, मिडिल क्लास एक ऐसी कम्युनिटी है ना, सेटिस्फाइड है एज कम्पेयर टू रिच, अल्ट्रा रिच। अल्ट्रा रिच में आपने कंपटीशन होती है, अच्छा उसने ऑडी ली है, मैं BMW लूंगा, वो इस साल स्विट्जरलैंड गया है, मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। मैं हम लोग यहाँ अपना दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव खुश हो गए, नोएडा खुश हो गए, शाम को तो बगल में पहाड़ है, शाम को मुरसल चले गए, वहाँ परोठे खाए, खुश हो गए। खुश हैं आप, लेकिन फिर भी कुछ डिमांड करते हैं सरकार से कि कुछ तो ऐसी योजनाएं लेके आए हमारे लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, जिससे थोड़ी राहत मिल पाए। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, जन औषधि पे बहुत सारे लोग जाते हैं, दवाइयाँ तो कम से कम सस्ती मिल रही है। और देखो, इसमें आयुष्मान भारत जो इनका कार्ड है, ये भी एक बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो रहा है लोगों के लिए। हमें कोरोना काल में 2-2 वैक्सीनेशन फ्री लग गई है सर। और कुछ जो 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ तबके को वही अनाज भी तो मिल रहा है, उसमें देखो तेल भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, ये सब भी हमने देखा अपनी आंखों से। कोरोना काल की जो मैनेजमेंट है, उसके बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई मोदी सरकार को देख के, क्योंकि दिल्ली सरकार से जब नहीं संभल रहा था ना, तो 15,000 बेड का एक क्वारंटीन सेंटर इंडिया अपना एयरपोर्ट के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अमित शाह जी ने बनवाया। तो इस देश के लोगों के लिए सरकार अच्छा कर रही है। ये सोच से खुश रहता है, खुश रहता है, उसे लगता है मैं सुरक्षित हूँ, वो ताली थाली में जाके भी खुश है। भाई मोदी कम से कम एक आपदा को भी अवसर में ले जाते हैं, भाई उसे भी उत्सव मना देते हैं। तो सुरक्षित है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि सरकार सोचती है मिडिल क्लास के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं सोचती है। और आपको बता दूं कि अभी जो आंकड़ा है मिडिल क्लास का, देश में 30% आबादी मिडिल क्लास की है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह से गरीबों के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के जरिए उनका जीवन स्तर ऊपर आएगा। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में देश में मिडिल क्लास की संख्या 60% के आसपास पहुंच जाएगी। तो क्या तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में हम हैप्पीनेस के इंडेक्स में हमारा नंबर भी फिर
दूसरे या तीसरे पायदान पर होगा, दूर का सवाल है, लेकिन सोचिए और मुस्कुराइए, क्योंकि हम और आप भी तो मिडिल क्लास के ही हैं। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। प्रगति मार्का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज बात करते हैं प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते केरल की, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वाटर मेट्रो की खास सौगात दी ही, साथ ही देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का तोहफा भी दिया है। अप्रैल मंगलवार को नए हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य की तस्वीर एक बार फिर दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत की और साथ ही देश की प्रगति को तेजी से बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। इस वाटर मेट्रो को 1137 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। ये वाटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में अभी 8 बोट से शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 78 फास्ट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड हाइब्रिड बोट चलाई जाएंगी। तो चलिए आपको इस वाटर मेट्रो की खासियत से रूबरू कराते हैं। ये मेट्रो ट्रेन की तरह ही पूरी तरह वातानुकूलित होगी और रोजाना 15 मिनट के अंतराल पर 12 घंटे तक सेवाएं देगी। अभी शुरुआत में 23 बोट्स और 14 टर्मिनल हैं। कुछ समय में ये प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब वाटर मेट्रो सर्विस में 78 बोट्स और 38 टर्मिनल होंगे। इसमें ट्रैफिक की समस्या भी नहीं होगी। साथ ही प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। कोच्चि वाटर मेट्रो का किराया 20 रुपए से शुरू होगा और अधिकतम किराया 40 रुपए होगा। कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए वीकली और मंथली पास भी बनेगा, जिसकी कीमत 180 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होगी। वहीं कोच्चि वाटर मेट्रो का टिकट ऑनलाइन भी बुक किया जा सकेगा। ये खास तरह की मेट्रो पटरियों पर नहीं दौड़ेगी बल्कि पानी पर चलेगी और इसमें दिव्यांगों के लिए भी रैंप की सुविधा मिलेगी। उम्मीद है देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन में ये वाटर मेट्रो मील का पत्थर साबित होगी। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस वाटर मेट्रो के अलावा केरल को आज एक और सौगात मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी, जो 8 घंटे और 5 मिनट का समय लेगी। राज्य के 11 जिलों को ये वंदे भारत ट्रेन कवर करेगी। ये देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जबकि केरल की ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। और इसके किराए की अगर हम बात करें तो कासरगोड से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक का इसका किराया 1520 रुपए होगा, जिसमें खान पान शुल्क के रूप में 308 रुपए लिए जाएंगे, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2815 रुपए होगा। इसमें फूड चार्ज 369 रुपए होगा। वहीं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से कासरगोड का टिकट बुक करने पर चेयर कार के लिए 1590 रुपए अदा करने होंगे। इस सफर के दौरान फूड रेट के रूप में 379 रुपए लिए जाएंगे, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2880 रुपए होगा, जिसमें फूड रेट के रूप में 434 रुपए शामिल होंगे। The first digital science park of the country being set up by the Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology with the support of Government of Kerala. वहीं मंगलवार को देश को पहला डिजिटल साइंस पार्क का भी तोहफा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। ये डिजिटल साइंस पार्क 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि केंद्र की तरफ से केरल को दी गई ये सौगातें देश के विकास को एक नई उड़ान जरूर देंगी। केरल से शिवमोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।